बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारा टॉपिक जो डेली का चल रहा है उसमें मर्दाना बांझपन या जिसको मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं या मर्दों की वजह से बेऔलादी का जो सबब बनता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हमने सेमन एनालिसिस के ऊपर बात की थी, तो आज हम सेमन एनालिसिस के बाद जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है और उस रिज़ल्ट के ऊपर हमने क्या डिसीजन लेना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक या सबसे ज़्यादा ख़तरनाक या कह लें कि सबसे ज़्यादा शिद्दत वाली चीज़ जिसके लिए डॉक्टर्स हजरात आम तौर पर ये कहते हैं कि ये केस लाइलाज है या नाकाबिल इलाज है या औलाद का होना मर्द की वजह से नामुमकिन है, उसको वो रिपोर्ट के अंदर वो लिखते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया से मुराद ये है कि स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल निल है। ज़ाहिर है औलाद का जो चीज़ मेडिकली बनती है वो तो स्पर्म्स हैं। अगर स्पर्म्स निल हैं तो हम मेडिकली ये कह सकते हैं कि ये जो मर्द है ये औलाद पैदा नहीं कर सकता। तो अब जब एजोस्पर्मिया का केस आता है तो उसके अंदर फिर मज़ीद तशख़ीस करनी ज़रूरी है। उसमें मज़ीद तशख़ीस में ये है कि डॉक्टर फिज़िकली चेक करने के बाद ये देखता है कि कोई मेन ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या उसके टेस्टिस जो हैं उनका साइज़ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एजोस्पर्मिया की दो अक़साम हैं। इनमें से पहली किस्म को हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, यानी ऐसा जो बीमारी जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, डक्ट के अंदर स्पर्म की नाली के अंदर कोई जो है वो रुकावट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद स्पर्म काउंट निल है। अब इसके लिए मज़ीद टेस्ट होंगे हमारे हार्मोन्स के कि अगर उसके हार्मोन्स भी नॉर्मल हैं और वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो फिर फिज़िकली चेकअप के बाद ये पता चलेगा कि हो सकता है कि बाई बर्थ ये प्रॉब्लम हुआ हो कि उसके टेस्टिस जो हैं वो पेल्विक से वो नीचे ही नहीं आए हैं। अगर वो इस पेट से वो नीचे ही नहीं उतरे हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं आए हैं, तो ये बाई बर्थ जो एजोस्पर्मिया है वो कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके हार्मोन्स टेस्ट में वो चीज़ नॉर्मल आ जाएगी। जब वो चीज़ नॉर्मल होगी तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, यानी नाली के अंदर कोई रुकावट है। तो जो नाली के अंदर रुकावट है ये भी काबिल इलाज है। तो ऐसे एजोस्पर्मिया के अंदर जो है वो मेडिसिन नहीं दी जाती जिसमें स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हों। अब स्पर्म प्रोड्यूस होना तो जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उनको स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेडिसिन दें, क्योंकि स्पर्म्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसलिए वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कि पैथोलॉजिकली जब हमने उसको लेबॉर्ट्री से जब टेस्ट करवाया तो हार्मोन्स का ब्लड के अंदर से, तो उससे ये पता चल गया कि इसके जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल हैं। इसका मतलब यह है कि स्पर्म की प्रोडक्शन तो बिल्कुल हो रही है। अब वो चीज़ जो स्पर्म्स को बाहर निकालती है, वो जो डक्ट है जिससे वो निकल कर बाहर आते हैं स्पर्म्स जो हैं, उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने जो मेडिसिन देनी है वो स्पर्म पैदा करने वाली नहीं देनी है, या जो आम मुरवजा अद्वियात हैं जिनको हम कहते हैं कि जी ये जो है ना वो मादा मनविया बढ़ा देती है, या ये मेडिसिन जो है वो जिनसी सलाहियत को बढ़ा देती है जिससे जो है औलाद पैदा हो जाती है, तो ये नॉन टेक्निकल काम है जो हमारे अक्सर जो कह लें कि इब्तदाई जो नॉलेज रखने वाले मुआलिज हैं, होम्योपैथी में हैं, एलोपैथी में है या तिब में है, वो करते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वो केस यूँ का यूँ तूँ पड़ा रहता है। इससे एजोस्पर्मिया के अलावा भी टेस्ट में बाज़ दफ़ा एंड पे जो कंक्लूजन दिया होता है तो उसके अंदर ये लिखा होता है कि इनको ओलिगोस्पर्मिया है।
ओलिगोस्पर्मिया तो सिंपली काबिल इलाज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, होम्योपैथी के अंदर इसका बहुत अच्छा इलाज है। और ये चीज़ जो है बेऔलादी का सबब बनती है। दुनिया में हम जो मेडिसिन देते हैं उसमें यह है कि वो पहली बात तो हम ये करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया चीज़ क्या है। इसमें यह है कि ब्लड काउंट जो है, स्पर्म काउंट जो है वो हमारा वो कम हो जाता है असल तादाद से, जितना वो होना चाहिए उससे, जितना वो रिक्वायर है, जितनी उसकी ज़रूरत है, जितने बेऔलादी को ख़त्म करने के लिए या जो है प्रेगनेंसी करने के लिए जितनी चीज़ नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए उससे वो कम होता है। और इसको हमने इन्हांस करना है, इसको बढ़ाना है, इसमें इजाफा करना है, इसको इंक्रीज़ करना है। तो इसके लिए हम जब होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं तो विद इन 1 से 3 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर ये मकदार जो है वो अपनी असल मकदार तक पहुंच जाती है, जितनी वो मकसूद होती है, तो वो वहाँ तक चली जाती है। लेकिन इसके अलावा एक है नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया में हम ये कहेंगे कि ब्लड काउंट तो ठीक है, वो स्पर्म काउंट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्पर्म जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो प्रेगनेंसी कर सकें, यानी उनके अंदर वो वाइटलिटी या उनके अंदर मूवमेंट या एक्टिविटी या उसके अंदर एक्टिवनेस उतनी नहीं है, उनके अंदर हरकत जो है वो तेज़ नहीं है उतनी, या उतने वो सेहतमंद नहीं है कि वो जाकर अंडे के साथ एक जाइगोट बना सकें, वो उसको मर्ज हो सकें, उसके अंदर मिल सकें, या उसको जाकर पंक्चर करके उसका हिस्सा बन सकें और वो प्रेगनेंसी हो सके। तो ये कमज़ोर स्पर्म्स होते हैं जो नेक्रोस्पर्मिया होता है इसमें। तो नेक्रोस्पर्मिया का भी इलाज बहुत शाफी अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी के अंदर मुमकिन है। तो नाजरीन, ये 3 चीज़ें थीं। एक था हमारा एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में यह है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है और दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव है। एजोस्पर्मिया दोनों ही काबिल इलाज हैं और इनसे ये मत ये समझा जाए कि इसकी वजह से जो है वो बेऔलादी को ठीक नहीं किया जा सकता। और दूसरा हमारे पास आ गया ओलिगोस्पर्मिया, और ओलिगोस्पर्मिया में भी ऐसी कोई वजह नहीं है। और तीसरा है नेक्रोस्पर्मिया। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें आम तौर पर एक सेमन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर मिलती हैं, और इन तीनों चीज़ों का इलाज मुमकिन है बशर्ते कि हम प्रॉपर तरीके से ये डायग्नोज करने में कामयाब हो जाएं कि असल वजह क्या है बेऔलादी की। तो ये मर्दाना पांचपन या बेऔलादी की ये जो वजूहात हमने बयान की हैं, ये 3 आम तौर पर कामन हैं। इसके अलावा जो है वो फिज़िकली या मैकेनिकली कुछ वजूहात होती हैं जिनको हम देखकर ये बता सकते हैं कि इनसे हटकर भी कोई ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से औलाद पैदा नहीं होती है। तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जब भी कोई न्यूली मैरिड जोड़ा जो है, कोई शादीशुदा नई जिसकी शादी हुई है, वो आपके पास आता है तो आपसे ये सबसे पहले ये कहता है कि जी 2 महीने गुजर गए हैं या 3 महीने गुजर गए हैं, तो अभी तक जो है ना वो उम्मीद नहीं ठहरी है। तो सबसे पहले तो नहीं ये कहें कि अभी इंतज़ार करें, कम से कम 1 ईयर जो है, 1 साल के लिए जो है ना वो इंतज़ार करें। अगर 1 साल के बाद भी यही सूरत हाल रहती है तो फिर मर्द को सबसे पहले ये एडवाइस करें कि वो अपना सेमन एनालिसिस करवाए। और सेमन एनालिसिस के अंदर बाकी जो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, उसके अलावा इन 3 चीज़ों में से अगर कोई चीज़ है तो उसको डायग्नोज किया जाए कि उसकी काज क्या है। जब आप उसकी काजेस को देख लेते हैं तो उस काज को दूर किया जाए और प्रॉपर मेडिसिन देकर जब वो उस काज को ख़त्म कर लिया जाता है तो लाजमी तौर पर ये मुमकिन है कि इंशाल्लाह ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं जिनको शादी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 12 हो गए, 14 हो गए। इवन एक हमारे पास पेशेंट ऐसे आए जिनको 18 साल शादी को हो गए, और वो बेचारी वो खातून जो थी उसके मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट करवाते रहे, और वो लेडी डॉक्टर्स के पास जाते रहे, और पैथोलॉजिस्ट जो है वो उनके कई लेबॉरेटरी टेस्ट करते रहे, और इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया कि मर्द में भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस की हैं। हमने वो जो मर्द थे उनके में जो प्रॉब्लम था
उसको जो है ना वो ठीक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब 3-4 बच्चों के बाप हैं, मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें के अंदर। और ये भी है कि खातून खाना का कोई भी इलाज नहीं करना पड़ा है, और किसी किस्म की उनको कोई मेडिसिन नहीं खिलानी पड़ी है। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है कि जो पेशेंट है आपके पास, मेल पेशेंट आया है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम जो है वो टेस्टों से और बाकी चीज़ों से, फिज़िकली चेकअप के बाद अगर हम उसको क्लियर करार देते हैं, तो फिर हमें जो है वो फीमेल का वो टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे इंशाल्लाह जो लेक्चर्स हैं उनमें हम फीमेल इनफर्टिलिटी जो है उस पर भी बात करेंगे। आपने हमारे लेक्चर को सुना और इसको पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।